Hello everyone, myself Praveen Kumar. I have secured All India Rank 7 in Civil Service Examination 2020. ये वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि what are the general principles for UPSC Civil Service Examination preparation. To talk a little bit more about myself, I have done my graduation from Civil Engineering from IIT Kanpur. Thereafter, I started preparing for इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन जिसमें मैंने 3rd रैंक हासिल की थी 2018 में, एज वेल एज गेट में भी मैंने 2018 में 5th रैंक हासिल किया था. इसके अलावा इस सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में मेरा ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग है. नाउ टू टॉक अ लिटिल बिट अबाउट द ओवरव्यू ऑफ दिस वीडियो, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि क्यों आईएएस करना है. देन वी शुड अंडरस्टैंड कि इस एग्ज़ाम की रियलिटी क्या है. थर्ड थिंग, वी शुड अंडरस्टैंड कि एग्ज़ाम का प्रोसेस एज वेल एज सीएसई का रिक्वायरमेंट क्या है. फोर्थ थिंग, प्रिपरेशन स्ट्रेटजी इन जनरल कैसा होना चाहिए. फिफ्थ थिंग, आप इस एग्ज़ाम को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह देखें. सिक्स्थ थिंग, कि सक्सेस एंड फेल्योर आर पार्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन. सेवेंथ, आप अपने पूरे प्रिपरेशन फेज के दौरान सिंप्लिसिटी अपनाइए हर एक एस्पेक्ट में, बीट लाइफ और प्रिपरेशन. एट्थ, आप अपने सिचुएशन को कभी भी ब्लेम मत कीजिए. यदि कोई भी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं तो आप उसके सॉल्यूशन निकालने का प्रयास कीजिए. नाइन्थ, हाउ कैन वी यूज टेक्नोलॉजी वाइजली. टेंथ, हाउ कैन वी बैलेंस आवर लाइफ ड्यूरिंग प्रिपरेशन. नाउ कमिंग टू दी अनदर पार्ट, जो भी मैं स्पेशल क्लासेस ले रहा हूँ उसी का मैं थोड़ा और भी इलेबोरेट डिस्कशन करूँगा. मल्टीपल स्पेशल क्लासेस इन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म, आप वो भी वीडियोस देख सकते हैं और भी इलेबोरेट कुछ जानना हो तो. नाउ द फर्स्ट थिंग, कोई भी एस्पिरेंट जो इस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करना चाहते हैं, आई वुड से कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको खुद से पूछना है कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं. इज इट बिकॉज कि आप पावर, मनी एज वेल एज जो लोग आपको रिकॉग्नाइज करते हैं उसके लिए है, या फिर जेन्युइनली आप सोचते हैं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम अपने समाज में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं. मैं एक चीज बोलना चाहूँगा कि जो पहले वाले रीजन की वजह से आते हैं, यदि वो एग्ज़ाम पहले जल्दी निकाल लेते हैं फॉर्चुनेटली, तो आप एक बार सर्विस में चले जाइएगा, फिर आपकी लाइफ बेकार हो जाएगी. और जो लोग जल्दी नहीं निकाल पाते हैं वो इस पूरे फेज में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट, एंग्सियस एज वेल एज डिप्रेस्ड हो जाएंगे. हाउएवर, जो लोग सेकंड रीजन की वजह से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो लोग एक मैच्योर्ड अंडरस्टैंडिंग के साथ प्रिपेयर करेंगे. वो लोग समझेंगे कि एट द एंड ये एग्ज़ाम के थ्रू हम आईएएस में एज ए प्लेटफॉर्म की तरह ही जाएंगे. हम लोग ये समझेंगे कि आईएएस एक प्लेटफॉर्म एट द एंड मीन्स है टू सम नोबल एंड, और यदि ये प्लेटफॉर्म मुझे नहीं मिल पाता है, ये मीन्स के थ्रू मैं नहीं जा पाता हूँ, तो मैं कोई और मीन्स अपना लूँगा. बीट वी कैन ओपन एनजीओ, वी कैन ज्वाइन सो मेनी गुड एजुकेशनल प्लेटफॉर्म. तो एक बहुत अच्छा तरीका है डिफरेंट वेज के थ्रू आप सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज लाने का. Hence, I would say कि why IAS should be very clear and should be the first question. To talk about myself, मेरा बहुत क्लियर था. मुझे ये फर्स्ट थिंग पता था कि ऐसा नहीं होता है कि आप आईएएस बन के बहुत कुछ हो जाते हैं, बहुत पावरफुल बन जाते हैं, जो कि सोसाइटी में बताया जाता है. मैं समझता था कि आप एट द एंड एक पार्ट हैं इंटायर गवर्नमेंट मशीनरी के, और आपका एक इम्पॉर्टेंट रोल है सर्टेनली, बट ऐसा नहीं है कि आप बहुत पावरफुल हैं. लेकिन मैं ये ज़रूर समझता था कि यदि मैं इस तरीके से इमेज के थ्रू आईएएस में नहीं जाता हूँ, बल्कि ये सोचता हूँ कि एक बहुत अच्छा मीन्स एज वेल एज प्लेटफॉर्म है सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करने का, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि येस, वी हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज़. फॉर एग्जांपल, मैं हर एक समय एक चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ कि एक सस्टेनेबल कैंटीन खोलूँ जो कि डिसेबल्ड लोग चलाएं, और जहाँ पे सस्ते में 10 या 15 रुपए में एक न्यूट्रिशियस फूड मिल सके हर एक लोगों को.
और इसके लिए मैंने सोचा कि जो भी रॉ मटेरियल्स चाहिए उस कैंटीन में, सस्टेनेबल कैंटीन में, वो मैं फूड कमीशन ऑफ इंडिया फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के थ्रू प्रोवाइड करूँगा। तो इससे सस्ते में मिल भी जाएगा सारे रॉ मटेरियल्स, एज़ वेल एज़ मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड करूँगा डिसेबल्ड लोगों को, जिससे वो खुद एम्पावर्ड होंगे और ये पूरा सस्टेनेबल कैंटीन वो चलाएँगे। तो इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ कंटेंट कि हाँ, मैं इतने लोगों का लाइफ अच्छा कर सकता हूँ। तो दैट्स व्हाई आई वांट टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। नाउ द सेकंड थिंग, इस प्रिपरेशन में वी शुड बी अवेयर अबाउट द रियलिटी ऑफ द एग्जाम। फॉर एग्जाम्पल, यदि एक चीज हम देखेंगे इस एग्जाम में, तो अराउंड अराउंड 800 सीट्स हैं और टोटल 5 लाख स्टूडेंट्स इस एग्जाम को देते हैं। तो सर्टेनली सबका नहीं हो सकता है। यदि अब इस चीज को ध्यान रखेंगे तो हमें रियलाइज होगा कि ओके, नाउ वी डोंट हैव टू बी टू मच कॉन्शियस अबाउट द रिजल्ट, बल्कि प्रोसेस को एंजॉय करो। यदि आप प्रोसेस को एंजॉय कीजिएगा तो अलोंग द वे आप बहुत कुछ सीखिएगा। इतने ह्यूमंगस सिलेबस को किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से खुद का स्ट्रैटेजी अपना के इस एग्जाम को अप्रोच किया जाए। और एक और मैं बात बताना चाहूँगा इस एग्जाम को लेके, कि लोग कहते हैं बहुत बड़ा सिलेबस है, विच इज़ ट्रू, बहुत बड़ा सिलेबस सर्टेनली है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपको ये रियलाइज करना है कि बड़ा सिलेबस होने के बावजूद मुझे इस एग्जाम को सिंप्लीफाई करके कंप्लीट करना है। एट द एंड हर एक टॉपिक को आपको खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे और उसे मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा। तो इस तरीके से हम यदि अवेयर रहेंगे रियलिटी को लेके, बोथ स्टैटिस्टिकल फैक्ट एज वेल एज जो भी सिलेबस है इसका और क्या रिक्वायरमेंट है, वो चीज़ अगेन मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा कि किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए इस एग्जाम को। नाउ द थर्ड थिंग, अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम प्रोसेस एज वेल एज रिक्वायरमेंट ऑफ सीएसई। यदि आपको इस एग्जाम को समझना है तो आप सबसे पहले सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपने साथ रखिए। सिलेबस को अपने डेस्क के सामने चिपका लीजिए और उसे हर एक समय सुबह ऑलमोस्ट डेली का रूटीन होना चाहिए कि आप एक बार सिलेबस को पढ़ रहे हैं। और जब भी कोई बुक पढ़ते हैं आप, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखिए। आपने सपोज दैट हिस्ट्री पढ़ा, तो हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए और उसके बाद डिसाइड कीजिए कि क्या क्या रिलेवेंट है। फॉर एग्जाम्पल, एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के बारे में दिया हुआ है ओल्ड एनसीईआरटी में, बट यूपीएससी कभी भी ये नहीं पूछती है कि क्या क्या पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट के रिलेटेड इंफॉर्मेशन। दे आस्क अबाउट द बेसिक पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट डायनेस्टी, आर्ट एंड कल्चर पूछती है यूपीएससी। तो ये चीज हर एक सब्जेक्ट में हम तभी जान पाएंगे जब सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अपना बाइबल बना लेंगे। नाउ द थर्ड पॉइंट आई वांट टू डिस्कस, कि आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि आप अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अपने साइड में रखें। नाउ फोर्थ थिंग, कि कोई भी सब्जेक्ट में अपना बेसिक सबसे ज़्यादा अच्छा कीजिए। इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी स्टैंडर्ड बुक्स है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। आप करंट अफेयर्स को बहुत जल्दी और काफ़ी कम करते हुए भी कंप्लीट कर सकते हो, लेकिन यदि आपने बेसिक्स दैट इज़ द स्टैंडर्ड बुक्स उसको यदि सही तरीके से नहीं किया, तो फिर आपका प्रिपरेशन का डायरेक्शन सही नहीं होगा। फॉर इंस्टेंस, क्या हम कोई बड़ी बिल्डिंग विदाउट एक सॉलिड फाउंडेशन के बना सकते हैं? नहीं। इसलिए सॉलिड फाउंडेशन की बहुत ज़रूरत है। यदि मैं एग्जांपल लूँगा, तो फॉर इंस्टेंस लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को याद करते हैं, दैट इज़ 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स,
बट हम ये बेसिक्स नहीं जानते हैं कि हर एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, फॉर एग्जांपल यदि एसडीजी 3 है, दैट इज गुड क्वालिटी हेल्थ केयर, तो उसमें क्या-क्या डायमेंशन है हेल्थ केयर के, किस तरीके से जो भी डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ हेल्थ केयर है उसे गवर्नमेंट को कंप्लीट करने की जरूरत है। फॉर इंस्टेंस, गुड हेल्थ केयर का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दे रहे हो और डॉक्टर्स को प्रोवाइड कर दे रहे हो। फर्दर वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, गुड क्वालिटी न्यूट्रिशन, ये सब कुछ हेल्थ केयर में इंक्लूड होता है। तो ये चीज जो बेसिक्स हैं, वो चीज आपको बहुत अच्छे से कवर करने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, इस बार क्वेश्चन आ गया था कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी is in conformity with sustainable development goal 4, that is good quality education। तो अब इसके यदि मैं बेसिक्स जानूं कि what do we mean by good quality education, then we will realize कि it's value based education। further, every person should be provided an equal opportunity for education। then there was a third point कि there should not be any gender discrimination while providing education। तो जब हम ये सब पॉइंट जानते हैं, दैट इज द बेसिक्स, देन वी कैन इजीली अप्रोच दिस क्वेश्चन कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस तरीके से एसडीजी गोल 4 के कंफॉर्मिटी में है। नाउ व्हाट शुड बी द जनरल प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। जैसा कि मैंने पिछले में भी बताया, स्ट्रेंथन योर फाउंडेशन। हर एक जगह आप फोकस कीजिए कि किस तरीके से मैं एक पैटर्न ढूंढूं, किस तरीके से मैं अपने फाउंडेशन को सही करूं। नेक्स्ट थिंग इज इंटीग्रल प्रिपरेशन। लोग कहते हैं कि प्रीलिम्स के लिए जब हम पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे, मेंस के लिए पढ़ रहे हैं तो डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे। बट जिस तरीके से यूपीएससी इवॉल्व हो रही है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह गया है प्रीलिम्स और मेंस के अकॉर्डिंग। यदि आप कोई बुक्स पढ़ रहे हैं तो आप दोनों चीज़ का ध्यान रखिए, प्रीलिम्स और मेंस दोनों का। यदि हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं या पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो मुझे ध्यान कुछ फैक्ट्स का भी रखना है जो कि प्रीलिम्स के लिए यूजफुल है। फर्दर मेंस के लिए भी ध्यान रखना है कि किस तरीके से मैं चैप्टर को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोच पा रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं पार्लियामेंट चैप्टर पढ़ रहा हूँ पॉलिटी के, तो मुझे ये भी जानने की ज़रूरत है कि किस तरीके से इलेक्शन होता है, किस तरीके से मेंबर सेलेक्ट होते हैं, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशन है। देन जो बेसिक प्रोसेस है, किस तरीके से बिल पास किया जाता है, व्हाट आर द फाइनेंशियल एज वेल एज मनी बिल्स, कौन कौन से आर्टिकल्स हैं। तो यदि आप इंटीग्रल तरीके से देखिएगा तो आपका मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स का भी कंप्लीट हो जाएगा, और यदि ये दोनों कंप्लीट हो जाता है तो पर्सनालिटी टेस्ट में भी ये आपको बहुत यूजफुल होगा। नाउ द थर्ड पॉइंट, आप अपनी स्ट्रैटेजी खुद से बनाइए, क्योंकि हर एक लोगों का स्ट्रेंथ और वीकनेस बहुत डिफरेंट होता है। फॉर इंस्टेंस, मैं खुद आईआईटी कानपुर से ग्रेजुएट किया हूँ। फर्दर मेरा सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, तो मेरा स्ट्रेंथ था ये कि मेरा सिविल इंजीनियरिंग अच्छा है तो मैं अपने ऑप्शनल सिविल इंजीनियरिंग ले लेता हूँ। लेकिन अगेन वीकनेस मेरा ये था कि मेरी जीएस सब्जेक्ट अच्छी नहीं थी। तो फर्स्ट जब 2019 का अटेम्प्ट था, उसमें मेरे सिलेक्शन नहीं हुए थे। उसका मेजर रीज़न ये था कि मेरे जीएस सब्जेक्ट में बहुत कम मार्क्स आया था, दैट वाज 331। तो मैंने नेक्स्ट टाइम अपने वीकनेस को ध्यान रखते हुए जीएस में बहुत मेहनत किया, जिसकी वजह से मेरे मार्क्स 435 हो गए, और दैट वाज द वन ऑफ द मेजर रीज़न कि मैं ऑल इंडिया रैंक 7 ला पाया। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू सजेस्ट कि आप अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस का ध्यान रखिए। सर्टेनली आप वीडियोस देखिए टॉपर्स के, और भी टीचर्स का गाइडेंस लीजिए, बट एट द एंड ये खुद की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। नाउ द थर्ड, सेकेंड, फोर्थ थिंग, डोंट फॉलो टॉपर्स। ये मैं इसलिए एम्फेसाइज करना चाहता हूँ कि लोग टॉपर्स की वीडियोस देखते हैं और बोलते हैं मुझे यही करना है, बट आप ये रियलाइज नहीं करते हैं कि हर एक लोगों का बैकग्राउंड डिफरेंट है। इतने डाइवर्स लोग यहाँ पे टॉप करते हैं, और हर एक लोगों की खुद की कहानी होती है, खुद की स्ट्रेटजी होती है। इसलिए मैं कहूँगा कि आप वीडियोस देखिए टॉपर्स के, उनसे समझिए कि क्या बता रहे हैं, कौन कौन से बुक लिस्ट फॉलो करने हैं, बट एट द एंड
यदि आप कुछ समझ रहे हैं तो वो कन्विक्शन के साथ होना चाहिए, और यदि आप समझ रहे हैं, कन्विंस हो जा रहे हैं कि क्या बता रहे हैं, देन इट्स नॉट फॉलोइंग, देन इट्स लाइक यू हैव डिस्कवर्ड दिस थिंग। बट फॉलो, इसलिए मैं ये सेंटेंस लिखा हूं कि डोंट फॉलो टॉपर्स। दिस मीन्स कि आप आंख बंद करके मत ये सोचिए कि ये टॉपर ने ऐसे कहे तो मुझे ऐसे ही करना है। नहीं नहीं नहीं, यू शुड अंडरस्टैंड योर ओन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, और उसके हिसाब से खुद डिसाइड कीजिए। सर्टेनली आप टॉपर्स के वीडियो से बहुत सीख सकते हैं। उन लोगों ने कुछ सोच के अपना स्ट्रैटेजी बनाया है, उनसे सीखिएगा, उनसे कन्विंस होइएगा, और देन यदि आप काम करते हैं तो इससे क्या होता है कि आप फॉलो नहीं कर रहे हैं, आप खुद का स्ट्रैटेजी बना के काम कर रहे हैं। नाउ दिस पॉइंट दैट आई वांट टू डिस्कस, आप एग्जाम को एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह देखिए। फॉर एग्जाम्पल, यदि मैं एग्जाम की बात करूंगा तो इस एग्जाम में 3 स्टेज हैं: प्रीलिम्स, मेंस और पीटी, पर्सनालिटी टेस्ट। तो मैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह किस तरह देखता हूँ प्रीलिम्स को? तो प्रीलिम्स में मुझे सबसे पहले स्टैंडर्ड बुक्स को कंप्लीट करने अच्छे से। सेकेंड थिंग, करंट अफेयर को अच्छे से करने हैं मुझे। थर्ड थिंग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मुझे करने हैं। एंड फोर्थ थिंग इज मॉक टेस्ट। अगेन, स्टैंडर्ड बुक्स में पॉलिटी के लिए, हिस्ट्री के लिए डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट होगा। तो इस तरीके से मैं बताना चाहता हूं कि ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। ये मैटर नहीं करता है कि आप कितना घंटा डेली इनपुट डाल रहे हैं, मैटर ये करता है कि क्या आप स्टैंडर्ड बुक्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं। ये एक पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है। सेकेंड थिंग, क्या आप करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं, ये एक अलग पार्ट है। नाउ द थर्ड थिंग, यदि आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ा है तो किस तरीके से आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, क्या आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कंप्लीटली कर पा रहे हैं या नहीं, ये एक अनदर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है। और फोर्थ पार्ट ये है कि आप मॉक टेस्ट दे रहे हैं कि नहीं, मॉक टेस्ट को सही से एनालिसिस कर रहे हैं या नहीं। तो इस तरीके से मैं ये बताना चाहता हूं कि ये 4 डिफरेंट पार्ट हैं इस प्रोजेक्ट का, दैट इज प्रीलिम्स। और फर्दर, अब यदि मुझे स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट करने हैं तो उसके अंदर भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन है। फॉर एग्जांपल, हिस्ट्री के लिए डिफरेंट सोर्सेस हैं, तो वो भी एक प्रोजेक्ट का पार्ट है कि मुझे वो कंप्लीट करने हैं। इसी तरीके से मेंस में मुझे एसे कंप्लीट करने हैं, उसका प्रिपरेशन, मुझे जनरल स्टडीज 1 2 3 4 उसके अलग अलग टॉपिक्स को कंप्लीट करने हैं। फर्दर उसमें भी मुझे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लिखने हैं और मॉक टेस्ट देने हैं। तो इस तरीके से वहाँ भी 4 से 5 डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन ऑफ द प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर भी बहुत सारे छोटे-छोटे डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स कंप्लीट करने हैं प्रोजेक्ट में। तो इस तरीके से आप एग्ज़ाम को प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की तरह देखिए, और एक बार जब आप उस प्रोजेक्ट के पार्ट को आपने डिवाइड कर दिया है, दैट इज़ फर्स्ट प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट, देन इन प्रीलिम्स स्टैंडर्ड बुक्स, करंट अफेयर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट। उसके बाद आप अपना खुद का एक प्लान बनाइए कि किस तरीके से आप कितने टाइम में स्टैंडर्ड बुक्स कंप्लीट कीजिएगा, कितने टाइम में आप करंट अफेयर को पढ़िएगा, और कितने टाइम में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कीजिएगा। और इसका एक प्लान बनाइए और उस प्लान पे स्टिक कीजिए। यदि कोई दिन आपका उस दिन का प्लानिंग कंप्लीट हो जाता है कम टाइम में, तो आप थोड़ा एन्जॉयमेंट भी कर सकते हैं। लेकिन कोई दिन आपका वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, जो भी आपने उस दिन का प्लान बनाया है, या फिर 1 वीक में आपने कुछ प्लान बनाया है, वो नहीं कंप्लीट हो पा रहा है, देन मेरे साथ ये होता था कि मैं 15 आवर्स भी देने के लिए तैयार हूँ, यदि मुझे वो पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट कंप्लीट करने हैं, अपने प्लानिंग के पार्ट को कंप्लीट करने हैं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड देन टारगेट बेस्ड प्लानिंग।
नाउ जैसा कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था, सक्सेस एंड फेल्योर आर पार्ट ऑफ दिस एग्जाम। सर्टेनली यदि इतने लोग एग्जाम दे रहे हैं और यदि 800 ही सीट है, तो सर्टेनली आप सक्सेस भी पा सकते हैं और फेल भी हो सकते हैं। जैसा कि मैं लास्ट अटेम्प्ट में नहीं सक्सेस पा पाया था। तो यदि आप इस रियलिटी से वाकिफ हैं और देन आप एग्जाम का प्रिपरेशन करते हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा एंग्सियसनेस, डिप्रेस और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन नहीं होगा। देन यू कैन रियली इम्प्रूव अपॉन योर वीकनेस एज वेल एज कैपिटलाइज ऑन योर स्ट्रेंथ। फॉर एग्जाम्पल 2019 का अटेम्प्ट जब मेरा नहीं हुआ था, जब रिजल्ट आया फाइनली, क्योंकि मैं इन पर्सनैलिटी टेस्ट में अपीयर हुआ था, तो थोड़ी उम्मीद थी कि हाँ हो सकता है। बट जब फाइनली नहीं हुआ तो आई वॉज नॉट डिप्रेस्ड। आई न्यू कि मेरा वीकनेस जनरल स्टडीज़ है और मुझे वो इम्प्रूव करने हैं, जो कि मैं कर भी रहा था काफ़ी समय से। जब मैंने 2019 के मेंस दे दिए थे, उसके बाद से ही मैं लग गया था अपने मेंस को इम्प्रूव करने में, जनरल स्टडीज़ को इम्प्रूव करने में। तो यही मैं बोलना चाहूँगा कि यदि आप वाकिफ़ हैं, तभी आप अपनी कमियों को बहुत ही फ्रीडम तरीके से देख सकते हैं और उसमें इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्दर आप अपने वीकनेस को एक्सेप्ट कीजिए। यदि मेरा वीकनेस जनरल स्टडीज़ है, तो मैंने एक्सेप्ट किया कि ये वीकनेस है, और यदि जब आप एक्सेप्ट करते हैं, तब आप सच में सोचना शुरू करते हैं कि कैसे इसे इम्प्रूव किया जाए। सो आई वुड से कि ऑलवेज फोकस ऑन द सॉल्यूशन, नॉट द प्रॉब्लम। नाउ द अनदर पॉइंट that I want to emphasize, simplicity is the ultimate sophistication in this exam as well as in life also. यदि इस एग्जाम की बात करूंगा, तो सिंप्लिसिटी ये है कि आप अपने सिलेबस से स्टिक कीजिए, लिमिटेड सोर्सेस अपनाइए, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए अपने स्टैंडर्ड बुक्स का और शॉर्ट नोट्स का, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। लोग क्या करते हैं कि डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, न्यूज़पेपर के आर्टिकल से क्वेश्चन बनाया हुआ होता है बहुत सारे वेबसाइट में। यदि आपको लगता है बेनिफिशियल तो बिल्कुल कीजिए, बट मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान रियलाइज़ किया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से अच्छा कोई सोर्स नहीं हो सकता है डेली प्रैक्टिस करने के लिए। और यदि आप डेली प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेके करते हैं, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट थिंग इज, आप यूपीएससी के रिक्वायरमेंट को समझिएगा। सेकेंड थिंग, यदि आप उस क्वेश्चंस को करते हैं तो काफ़ी टाइम यूपीएससी रिपीट करती है क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चंस हर एक पेपर में रिपीट हो ही जाता है, तो उसके क्वालिटी ऑफ आंसर्स भी अच्छे होंगे और टाइम भी कम लगेगा। अनदर पॉइंट दैट आई वांट टू एम्फसाइज कि कोई भी जो आप सोर्स पढ़ रहे हैं, उससे पर्पस बहुत क्लियर होना चाहिए कि क्यों आप उस सोर्स को पढ़ रहे हैं। यदि मैं न्यूज़पेपर का एग्जांपल लूंगा, तो मुझे एक चीज़ बहुत अच्छे से पता था कि न्यूज़पेपर से मुझे कभी भी प्राइमरी नोट्स नहीं बनाने हैं। न्यूज़पेपर से मैं फोकस करूंगा कि किस तरीके से एनालिसिस करूं, किस तरीके से जो भी मैंने स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा है उससे रिलेट करूं। फॉर एग्जाम्पल, यदि ईस्टर्न कोस्ट में साइक्लोन आ रहा है, तो साइक्लोन का न्यूज़ एटलीस्ट 4 to 5 डेज चलता है, और यदि आप उसको पढ़िएगा, देन यू विल रियलाइज कि आप साइक्लोन के बेसिक्स कवर कर ले रहे हैं कि साइक्लोन कैसे जनरेट होता है, दैट इज अ ज्योग्राफिकल पार्ट। अनदर थिंग इज, आप ये देखिएगा कि किस तरीके से बहुत सारी एजेंसी मिलके इस डिजास्टर को मैनेज करती है, किस तरीके से हमारी जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो इंफॉर्मेशन कन्वे करती है, अर्ली वार्निंग सिस्टम देती है, किस तरीके से जो डिजास्टर मैनेजमेंट के सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं वो स्टेट इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलके एज वेल एज डिस्ट्रिक्ट लेवल के साथ ऑफिसर्स के साथ मिलके इस पूरे डिजास्टर को मैनेज करती है। फर्दर आपको ये पता चलेगा कि क्या क्या चैलेंजेस आते हैं डिजास्टर को मैनेज करने में। तो मेरा फोकस यही होता था कि मैं एनालिसिस करूं डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से, जो भी मैंने स्टैटिक बुक से पढ़ रखा है उससे रिलेट करूं, और जो भी मैंने नोट्स बना रखे हैं उस नोट्स में कुछ कुछ पॉइंट्स ऐड करूं। कभी भी मैं प्राइमरी तरीके से इससे नोट्स ना बनाऊं। फॉर एग्जाम्पल, यदि डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई आर्टिकल आया है,
तो ऑलरेडी डिसइन्वेस्टमेंट रिलेटेड मैंने अपने नोट्स में बना रखे हैं। तो मैं यदि उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद कुछ भी 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा मिले, तो मैं वहाँ जाके अपडेट कर दूँगा। हाउएवर यदि कोई नया चीज़ आया है, फॉर एग्ज़ाम्पल यदि इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर हुआ और मेरे पास इंडस्ट्रियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का नोट्स नहीं बना हुआ है, तो मैं फिर उस न्यूज़पेपर से अपने नोट्स नहीं बनाऊँगा। मैं इस चीज़ को मंथली मैगज़ीन या फिर ईयरली जो कंपाइलेशन आता है उससे बनाऊँगा और उसमें पॉइंट्स ऐड करूँगा। नाउ नेवर ब्लेम योर सिचुएशन। सर्टेनली मैंने अपने प्रिपरेशन के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे और मैं कभी भी एक एटीट्यूड होता था कि मैं अपने प्रॉब्लम्स को लेके परेशान नहीं होऊंगा। मैं हर एक में फोकस करूंगा कि कैसे सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जैसे कि बहुत लोग फिनेंशियल प्रॉब्लम से जूझते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एग्जाम है कि इसका पूरा प्रोसेस डेमोक्रेटिक है। फॉर एग्जाम्पल आपको यदि गाइडेंस चाहिए तो कितने सारे टॉपर्स के वीडियोस आप देख सकते हैं। फर्दर आपको स्टडी मटेरियल्स चाहिए, वो भी आज इंटरनेट पे फ्री है। फर्दर आपको न्यूज़पेपर पढ़ने हैं, वो भी आपको इंटरनेट पे मिल जाएँगे। तो इस तरीके से बहुत आसान है इस एग्ज़ाम के प्रोसेस को प्रिपेयर करना। तो फाइनेंशियल दिक्कत नहीं आएगी यदि आप सच में सॉल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा। फर्दर एक और पॉइंट काफ़ी लोग बोलते हैं वर्किंग प्रोफेशनल्स कि मेरे पास टाइम नहीं होता है, व्हिच इज़ ट्रू कि वर्किंग प्रोफेशनल्स के पास टाइम कम होते हैं। बट अगेन यदि आप इट्स नेसेसरी कि आप अपने जॉब को करते हुए इस एग्ज़ाम का प्रिपेयर करो, तो इट्स वेरी ऑल्सो अंडरस्टैंडेबल कि आप ये मत कंप्लेन करो कि मेरे पास टाइम कम है। आप ये सोचो कि दिस इज़ माय पर्सनल प्रॉब्लम एंड आई हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं ऑलरेडी रेलवे में काम कर रहा था, अपने सेकंड अटेम्प्ट में ट्रेनिंग कर रहा था। तो मैं ये नहीं कहता था कि मेरे पास टाइम नहीं है। मैं क्या किया कि टेक्नोलॉजी को बहुत सही तरीके से यूज़ किया, अपने प्रिपरेशन सोर्सेज़ को बहुत लिमिटेड किया और जब भी टाइम मिलता था वहाँ मैं पढ़ने लगता था। तो इस तरीके से यदि आप ब्लेम नहीं करते हैं, बल्कि एक्सेप्ट करते हैं अपने पोज़ीशन को और अपने सिचुएशन को, देन यू कैन रियली फाइंड द सॉल्यूशन। फर्दर आई ऑल्सो वांट टू एम्फसाइज कि बहुत सारे अलग-अलग एजुकेटर्स हैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे, आप उनके भी वीडियोज़ देख सकते हैं लाइक मृणाल सर। Another point that I want to emphasize in this exam, use technology. Technology can be a great friend to solve all your solution. जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए किस तरीके से आप अपने फाइनेंशियल प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके किस तरीके से आप अपने टाइम को बचा सकते हैं। फर्दर वाइज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। व्हाट इज वाइज यूज ऑफ टेक्नोलॉजी? होता यह है कि लोग फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इसमें नोटिफिकेशन आता है, हम लोग देखने लगते हैं और कब का बहुत समय निकल जाता है हमें पता भी नहीं चलता है। तो ये इस बात का नतीजा है कि टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ को ड्राइव कर रही है। लेकिन आप यदि समझते हैं कि टेक्नोलॉजी हमारा एक मीन्स है, जिसके थ्रू मैं अपने बहुत सारे काम कर सकता हूँ, देन आप टेक्नोलॉजी को बहुत ही वाइज़ली यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने सारे नोट्स डिजिटलाइज़ कर सकते हैं और यदि आप डिजिटलाइज़ कर लीजिएगा तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं। ऑल यू नीड इज़ वन टैबलेट और फ़ोन। आप अपने फ़ोन से अपने नोट्स खोल लीजिए और कहीं भी पढ़ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत ज़्यादा मूव करता था रेलवे के थ्रू, तो मैं जब भी रेल में जाता था अपने टैब निकाल के कोई भी नोट्स पढ़ने लगता था। अनदर पॉइंट दैट आई वांट टू एम्फसाइज़, सेविंग योरसेल्फ फ्रॉम इंफॉर्मेशनल ओवरलोड। आज आप देख सकते हैं कि ऑनलाइन चैनल पे बहुत सारे टॉपर्स के वीडियोस हैं और आप बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या मैं करूं। तो इसलिए आपको अपनी क्रिटिकल जजमेंट यूज करने की जरूरत है। आप कुछ ही टॉपर्स का वीडियोस देखिए, उसको भली भांति समझिए और अपने स्ट्रेंथ और वीकनेस को देखते हुए खुद से प्लानिंग बनाइए
और हर एक समय आप अपने प्लानिंग को स्केप्टिसिज्म के नज़रों से देखिए, और जब भी लगता है कि नहीं ये सही डायरेक्शन में ये सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो अगेन आप डिफरेंट टॉपर्स की वीडियोज़ रेफ़र कर सकते हैं। बट अगेन आप खुद से अपना स्ट्रैटेजी बनाइए, अपने क्रिटिकल जजमेंट को यूज़ करते हुए। और बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप एक ही चीज़ को लेके 10-12 वीडियोज़ देखते हैं, मे बी मोर देन दैट, दिस मीन्स यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड। हाउएवर, यदि आप कुछ ही 3-4 वीडियोज़ देखते हैं और उसको देखते हुए अपने क्रिटिकल जजमेंट को यूज़ करते हुए अपना प्लान बनाते हैं, देन यू कैन सक्सीड इन दिस एग्ज़ाम। नाउ, बैलेंस योर लाइफ ड्यूरिंग प्रिपरेशन। मुझे एक चीज़ हर एक समय से लगता था इस प्रिपरेशन के दौरान कि यही सब कुछ नहीं है। यूपीएससी एक ऐसे एस्पिरेंट, एक ऐसे ऑफिसर चाहती है जो अपने लाइफ में बैलेंस्ड है। तो मैं ये कहूँगा कि आप डेली सुबह या जब भी आपको टाइम मिले, कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी कीजिए, बी इट एक्सरसाइज, योगा, एनीथिंग यू वांट, लेकिन कुछ कीजिए। सेकंड थिंग, आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स को कभी मत भूलिए। उनसे टाइम टू टाइम बात कीजिए। सर्टेनली आपका प्रिपरेशन फेज़ में टाइम कम होता है, तो बहुत ज़्यादा आप समय नहीं दे सकते इन सब चीज़ों पे, बट इन सब से कभी दूर मत भागिए। उनके साथ हर एक समय कॉन्टैक्ट में रहिए, और जब डिफ़िकल्ट फेज़ आएगा प्रिपरेशन का, तब आपको वही लोग हेल्प करेंगे। थर्ड थिंग, डेवलपिंग इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस इस एग्ज़ाम में आई थिंक इंटेलिजेंस कोशिएंट से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, तो आप कभी भी अपने जो लोज़ हैं प्रिपरेशन के दौरान, जब आप फ़ेल करते हैं, जब आपका प्रिपरेशन सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो आप टेंशन नहीं लेते हैं, आप सॉल्यूशन ढूँढते हैं। आप लोगों से बातें करते हैं, उनसे समझते हैं, वीडियोज़ देखते हैं टॉपर्स के, और उसको देखते हुए खुद का प्लान बनाते हैं। तो ये चीज़ तभी हो सकता है जब आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस है, जब आप अपने इमोशंस को समझते हुए उसे रेगुलेट करते हैं और उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेते हैं। इसलिए इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वालिटी दैट एनी फ्यूचर एस्पिरेंट, इनफैक्ट एनीवन कैन डेवलप। इससे आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, एज़ वेल एज़ आप ज़रूर लाइफ में कुछ ना कुछ अच्छा कर लीजिएगा। थैंक यू।